आज हम बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके अंदर डिफरेंट इमेजेस जो है वो बनाते हैं। तो वो इमेजेस जो है वो कैसे बनती है, उसके लिए अपन ने उसके लिए बेसिकली अपन ने कुछ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कुछ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनाने के लिए रेज के कुछ कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम वो जो रूल्स हैं उनका यूज करेंगे। उनका यूज करने में हमने डायग्राम बनाना सीखा था, डायग्राम के थ्रू इमेज बनाई थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो डायग्राम के थ्रू इमेज बनाते हैं वो थोड़ा सा इजी नहीं रहता। ठीक है, आपको स्केल लेना है, उससे इमेज बनानी है, उसमें एरर के चांसेस भी थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज से बचने के लिए जो एग्जाम है उसके अंदर इमेज को बनाएंगे फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से हम पता लगेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए हम इमेज के फॉर्मूले के बेसिस पर निकालेंगे कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर और कितनी हाइट की बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि वो जो इमेज बन रही है उस इमेज की नेचर कैसी होगी, ये पता करना है। इमेज की नेचर कैसी होगी। ठीक है, तो नेचर की के का पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो चलो डायग्राम में तो अपने को दिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है, इमेज नीचे बन रही है, तो यानी नेचर कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। अगर मान लो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज हो जाएगी। ठीक है, अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही है यानी कि आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मिला रहे हो तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा हाइट की बन रही है तो मैग्नीफाइड हो जाएगी, कम हाइट की बन रही है तो डिमिनिश्ड हो जाएगी, बराबर की है तो सेम साइज की हो जाएगी। तो ये सब चीजें डायग्राम्स में तो क्लियरली दिख जाता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है कि उसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच सके। बट उसकी नेचर के बारे में क्या करें, उसका नेचर का कैसे पता लगाए। भाई आपने चलो फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्मूला अपन जानते भी होंगे कुछ तो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आपने u और f की वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू निकल गई। ठीक है, बढ़िया बात है ना। इमेज की डिस्टेंस पता चल गई, लेकिन बात यह है कि उससे हमें कैसे पता लगेगा कि ये रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए जो नेचर ऑफ इमेज को पता करने के लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, और देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी वही है। तो साइन कन्वेंशन यानी प्लस और माइनस साइन असाइन करना। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो u और f की वैल्यू है वो प्लस और माइनस साइन के साथ रखते हैं। उससे v की वैल्यू जो आएगी वो भी ऑब्वियसली प्लस या माइनस साइन के साथ ही आएगी, और उस प्लस और माइनस से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक है, इसी तरह से हम हाइट के लिए भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ठीक है, इसमें u और v की वैल्यू फिर साइन के साथ रख देंगे, उससे m की वैल्यू आ जाएगी साइन के साथ कुछ ना कुछ प्लस या माइनस में। ठीक है, तो उससे हमें पता लगेगा कि भाई जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। तो ये सब चीजों के लिए हमें साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो अब हम साइन कन्वेंशन पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है देखा जाए तो इसका। ठीक है, और बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी भी है, इसको ध्यान से समझना बस। साइन कन्वेंशन अगेन फिर वही बोल रहा हूँ मैं, कॉनकेव के लिए समझाऊंगा, सारी चीजें सेम एप्लीकेबल होगी कॉन्वेक्स पर भी। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो ध्यान से सोचो कि अपन जब भी बात करते हैं, जब तक हमें स्पेशली नहीं कहा जाए, हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं। जब तक हमसे कहा नहीं जाए तब तक हम रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो स्पेशली बोल दे कि रे इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है, या फिर वो सीधा ही बोल दे कि कोटेड साइड में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर वो बात अलग है, तब हम मानेंगे कि भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। ठीक है, अदरवाइज जब तक हमसे नहीं कहा जाए हम मानेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अब चाहे वो कैसा भी केस हो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंसिडेंट रे वो किस साइड से आ रही होगी,
भाई अगर कोटेड साइड से इंसिडेंट रे आई तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उनका रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे जो है वो इसी साइड से आ रही होगी। क्लियर सी बात है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी इधर। अब अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और इससे अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, बट अपन को ये केवल लिखने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, एंड इट इज कंसीडर्ड फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स से इसे हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसमें मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। मेरे हिसाब से सिंपल सा तरीका ये है कि कोटेड साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज हो ना वो पॉजिटिव ले लो। अब कोटेड साइड में जो डिस्टेंसेज होगी वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आएगी, सीधी सी बात है। और रिफ्लेक्टिंग साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज है वो नेगेटिव ले लो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज है वो नेगेटिव ले लो, और कोटेड साइड वाली जितनी भी डिस्टेंसेज है वो क्या ले लो, पॉजिटिव। इसी तरह से ऑप्टिक एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव ले लो, और ऑप्टिक एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी हाइट मेजर करोगे वो नेगेटिव ले लो। ये साइन कन्वेंशन बस अपन को याद रखना है। कोटेड साइड की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेज है वो सब क्या लेनी है, पॉजिटिव। और रिफ्लेक्टिंग साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज है वो क्या लेनी है, नेगेटिव। ऑप्टिक एक्सिस से ऊपर जितनी भी डिस्टेंस है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव। और जितनी भी नीचे की तरफ है ऑप्टिक एक्सिस से वो सब क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया एकदम। अब इसका यूज कैसे करेंगे समझो ध्यान से। मान लो कि आपका जो इमेज है वी, इमेज डिस्टेंस आई आपके वी। ठीक है, आपने u की वैल्यू डाली। अच्छा, u की वैल्यू भी आपको साइन के साथ ही रखनी है। अब ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूले आप यूज करोगे सब में साइन का यूज करना है। जो भी फॉर्मूले यूज करोगे उन सब में साइन का यूज करना है, प्लस माइनस साइन के साथ ही वैल्यू डालनी है। ठीक है, u देखो, u की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर केस 99.9 केस में आपके इधर की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट। और अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है तो उससे इंसिडेंट इधर आ रही होगी, यानी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। जैसे ये आपके मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड में आप मेजर कर रहे हो ना, इसका मतलब u की वैल्यू हमेशा क्या रखोगे, नेगेटिव। u की वैल्यू हमेशा क्या रखोगे, नेगेटिव। जितने भी रियल ऑब्जेक्ट के केस है सब में u की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे ये मिरर है और आपने इधर से कोई रेज डाल रहे हो आप, ठीक है, तो वो यहां कहीं जाके मिलती। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है u कहलाएगी। अब ये कोटेड साइड में मेजर कर रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। इस केस में केवल u को पॉजिटिव रखना है, बाकी सभी केस में u को क्या रखना है, नेगेटिव। क्लियर? जब तक आपसे ये नहीं कहा जाए कि इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर, तब तक u को नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, पॉजिटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, जो साइन कन्वेंशन भूल गया वो u पॉजिटिव रख देगा, और जैसे u पॉजिटिव रखा आपका आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि u की वैल्यू 99% केसेस में नेगेटिव ही रखनी है। ठीक है, आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत कम आएगा। ठीक है, 12th में भी बहुत कम चांस रहते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आए। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम जो है आपको रियल ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, भले वो कहे या ना कहे। ठीक है, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रखनी है। क्लियर है एकदम? ठीक है, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कोई सा भी कॉन्वेक्स कॉनकेव, कोई सा भी लेंस, कौन सा भी मिरर हो, u की वैल्यू नेगेटिव रखनी है जब भी रियल ऑब्जेक्ट का केस होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब v से मुझे मान लो कि v पॉजिटिव आ गया, सोल्व करने के बाद v जो है वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इमेज इस साइड में कहीं बन रही है, कोटेड साइड में बन रही है ना। अब सोचो, क्या इंसिडेंट रे कोटेड साइड में जा सकती है क्या? अगर इंसिडेंट रे कोटेड साइड में जा ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस साइड में जो भी इमेज बनेगी वो एक्चुअली एक्सटेंशन के कारण बनेगी, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके बनाई गई होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो इस साइड में हो ही नहीं सकती। तो इस साइड में जो भी इमेज बनेगी वो एक्सटेंशन के कारण बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जब भी v पॉजिटिव आएगा आपको वर्चुअल इमेज का केस लेना है, आप समझ जाओगे कि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये केवल मिरर के लिए बात कर रहे हैं अब अपन, v की वैल्यू केवल मिरर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेंस में क्या होता है कि रेस आर पार जा सकती है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो आर पार जा सकती है, तो फिर आर पार जाने वाली रे जो है वो रियल इमेज बनाएगी।
तो उसके केस में उल्टा कन्वेंशन हो जाएगा लेंस में, v जब भी पॉजिटिव आएगा तो रियल इमेज बनेगी और v जब भी नेगेटिव आएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ये केवल लेंस में होगा, ठीक है। तो वो लेंस की बात अपन लेंस में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मिरर के लिए बात कर रहे हैं, तो v की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आएगी वर्चुअल इमेज बनेगी, और v की वैल्यू अगर नेगेटिव आई इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड में ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग साइड में ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो v की वैल्यू से अपन को ये पता चल गया। अब बात करते हैं f फोकल लेंथ की, ठीक है। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ देखो ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान से सोचो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इसको अगर मैं पूरा करूंगा तो ये पूरा स्फीयर इस साइड में होगा ना, अगर इस साइड में होगा तो इसका सेंटर भी इसी साइड में आएगा और उसके आधे पर फोकस होगा, ठीक है, तो वो भी इसी साइड में आएगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो किधर की तरफ आ रही है, रिफ्लेक्टिंग या कोटेड, तो जो फोकल लेंथ है वो रिफ्लेक्टिंग साइड में आ रही है, क्लियर सी बात है, ठीक है। इसका मतलब आप एफ को क्या लोगे, नेगेटिव, इस एफ की वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव। कौन से केस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, सोचो इसका स्फीयर किधर पूरा होगा, इधर ही होगा यार। अगर इसका स्फीयर इधर पूरा हो रहा है तो इसका सेंटर और फोकस भी इसी साइड में आएगा, और अगर इसका सेंटर और फोकस इधर साइड में आया तो ये इसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। अब देखो इसकी फोकल लेंथ कोटेड साइड में आई या रिफ्लेक्टिंग साइड में आई, कोटेड साइड में, और कोटेड साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है उन्हें हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब कि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो, ठीक है। यू के बारे में मैंने बताई दिया, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू क्या लेंगे, नेगेटिव। और यही रखना है आपको, 99% केस में यही काम आएगा आपके, ठीक है। 1% चांस है केवल कि भाई ये दे दिया आपको, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आपका साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना और इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केस में एक्चुअली साइन कन्वेंशन की ही गलती होती है, और ये जो साइन कन्वेंशन की गलती होती है उसी से हमारा न्यूमेरिकल गलत होता है। अदरवाइज मिरर के सवाल, लेंस के सवाल बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज करना सीखेंगे। तो अब इसका यूज करेंगे अपन मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या मतलब हुआ इसका, मिरर फॉर्मूला का मतलब है यू वी और एफ में रिलेशन। यू क्या होता था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वी क्या होता था, इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। एफ क्या होता था, फोकल लेंथ। तो यू वी और एफ का जो रिलेशन है वो मिरर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। मिरर के लिए ऑब्वियसली अपन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ साइन कन्वेंशन के साथ, भाई फोकल लेंथ को आप पॉजिटिव रख दोगे तो कॉन्वेक्स पर अप्लाई हो जाएगा यही चीज, और फोकल लेंथ को नेगेटिव रख दोगे तो कॉनकेव के लिए लग जाएगा। तो अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी तरह के मिरर पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, यू वी और एफ में रिलेशन बताता है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो जो मिरर फॉर्मूला आता है वो आता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन वैसे आप 12th क्लास में करोगे भी सही, ठीक है, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह को लेके, ठीक है, इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और अपन जानते हैं f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, f की जगह r/2 रख देता, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/r। ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। ये अपने को याद होना ही चाहिए, क्लियर, ठीक है। यू वी और एफ में रिलेशन, फिर से बोल रहा हूँ, यू और एफ की वैल्यू साइन के साथ डालेंगे,
मैक्सिमम केस के अंदर u नेगेटिव आएगा। f अगर कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे। इन दोनों की साइन के साथ वैल्यू डालेंगे, v आ जाएगा प्लस या माइनस में, एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे, ठीक है। प्लस या माइनस में v की वैल्यू आ जाएगी। v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहते हैं कि कौन सा मिरर है ये, सॉरी v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, और v अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये रियल इमेज है, ठीक है। तो ये आराम से अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, ठीक है। ऑल्दो जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो आप इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके बाद इसको इजी करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सको, आपको आपकी एक दो स्टेप बच जाए बस केवल, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से 1/v की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इस फॉर्मूले से 1/v की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास आएगी 1/f माइनस 1/u। ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा, f इंटू यू, ये एलसीएम हो जाएगा। f का f में डिवाइड करोगे तो u बचेगा, u को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो u होगा, माइनस u का u में f u में डिवाइड करोगे, u से u कट जाएगा, f बचेगा, f को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ क्या आ रहा है, 1/v। अब आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, तो इससे हमारे पास v बराबर हो जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए अगर हम इसको याद कर सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अदरवाइज इससे तो सॉल्व कर ही लोगे, इसी से डिराइव किया अपन ने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो आप इससे सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी एक दो स्टेप बच जाएगी तो आपका टाइम बच जाएगा बस ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो v बराबर uf अपॉन u माइनस एफ, ठीक है, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, ये मिरर फॉर्मूला के थ्रू इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर इसमें मैग्निफिकेशन। इसको स्मॉल m से बताते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। ये बेसिकली रेशियो है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम बड़ी या छोटी हो गई, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम बड़ी या छोटी हो गई, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगेन इसका फॉर्मूला अपन को डायरेक्टली याद करना है, दैट इज माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पर एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी वैल्यू डालेंगे साइन के साथ डालेंगे, जब भी वैल्यू डालेंगे साइन के साथ डाल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को लिख लेना भले, ठीक है। आपको जब भी वैल्यू डालनी है साइन के साथ ही डालनी है, प्लस माइनस साइन आप साइन कन्वेंशन में कैसे डालते हैं ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वैल्यू को साइन के साथ डाल देंगे, v आपका साइन के साथ यहाँ पर आ ही जाएगा, उसको डाल देना। u की वैल्यू आपको साइन के साथ रखनी है, माइनस में रखते ज्यादातर केस में, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव रखेंगे, बाल दो रियल ऑब्जेक्ट ही 99% केस में देगा तो आपको u की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप रख दोगे, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ, और उससे m की वैल्यू प्लस या माइनस में आएगी। अब ध्यान से देखना, यहां से जो आपको v मिला था, इस v अगर ये पॉजिटिव आया तो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज, और अगर v नेगेटिव आया तो कौन सी होती है, रियल इमेज। तो एक नेचर के बारे में तो यहां से पता चल गया आपको कि वर्चुअल होगी या रियल होगी, पर दो और बच रही है, दो कौन कौन सी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, दोनों में से एक होगी। दूसरी या तो मैग्निफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी या सेम साइज की होगी, तीनों में से एक होगी, ठीक है। तो ये दो नेचर के बारे में पता हमें इस m वाले फॉर्मूले से चलेगा, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इस फॉर्मूले से हमें बाकी की दो नेचर के बारे में पता चलेगा। कैसे समझते हैं, तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसमें ध्यान से देखना सब वैल्यू अपन साइन के साथ पुट कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अब दो ही केस हो सकते हैं,
या तो m पॉजिटिव होगा या m नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, तीसरा केस और ले लेते हैं, मान लो कि m 0 आ जाता है, ठीक है। ऑल्दो ऑब्वियसली बात है कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इनफाइनाइट चली गई, ठीक है। तो वो केस हो गया आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जनरली अपने सॉरी एच आई जो है वो 0 हो गया आपका, ठीक है, या फिर एच ओ जो है वो इनफाइनाइट हो गया। तो आप एक इनफाइनाइट लंबे वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बनाओगे, ठीक है। इसलिए ये वाला केस जनरली नहीं आता आपके, ठीक है। तो अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, इरेक्ट। और अगर m नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। मतलब समझो ध्यान से, ये पॉजिटिव कब आ सकता है, जब या तो प्लस अपॉन प्लस करूं या माइनस अपॉन माइनस करूं। यानी ये भी प्लस, तो प्लस अपॉन प्लस करोगे प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस अपॉन माइनस करोगे तब भी प्लस आ जाएगा। यानी ये दोनों प्लस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, या ऑब्जेक्ट नीचे इमेज भी नीचे, तो माइनस अपॉन माइनस हो जाएगा, दोनों केस इरेक्ट इमेज के, ठीक है। तो m की वैल्यू इरेक्ट हो जाएगी। एक प्लस एक माइनस हो जाए, मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे बन रही है, एक प्लस एक माइनस हो गया, या ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर बन रही है, एक प्लस एक माइनस हो गया, तो प्लस अपॉन माइनस करो या माइनस अपॉन प्लस, वो माइनस आएगा। इसका मतलब जब भी m नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे हमें दूसरी नेचर का पता चल गया भाई। तीसरी नेचर का मोड ऑफ एम से पता चलेगा। मोड का मतलब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, मोड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू केवल कंसीडर करनी है। तो तीसरे के बारे में अपन को मोड ऑफ एम से पता चलेगा। मोड ऑफ एम मतलब केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस माइनस को नहीं लेना है। अगर मोड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। भाई मोड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 कब आएगा, सोचो, एच आई अपॉन एच ओ इज ग्रेटर देन 1, तो एच आई विल बी ग्रेटर देन एच ओ। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो मैग्नीफाइड हो गया। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो यहाँ लेस लग जाएगा, तो एच आई विल बी लेस देन एच ओ, यानी कि डिमिनिश्ड आ जाएगी। और ये इक्वल टू 1 आ गया, तो ये सेम साइज की होगी। तो इस तरह से हम तीनों नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। पहले हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया। मिरर फॉर्मूला में जो v की वैल्यू आई वो पॉजिटिव या नेगेटिव आई। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रियल इमेज बन जाएगी। इससे हमें फर्स्ट नेचर के बारे में पता चला। दूसरी नेचर के बारे में हम m से पता करेंगे, दूसरी और तीसरी के बारे में। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इरेक्ट, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इन्वर्टेड होगी। अगर मोड ऑफ एम मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे -2 है तो केवल 2 लेंगे, ठीक है। तो अगर मोड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 है तो डिमिनिश, और इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की। और इस तरह से तीनों नेचर हमें पता चल जाएगी।